थोड़ी सी पीछे, थोड़ी सी पीछे आवाज़ साउंड आई पीछे। ठीक है। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर इरफान अली आपकी खिदमत में बहुत से अंगूर के सिलसिले में हाज़िर हूँ। यहाँ ये हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का ये रिसर्च फार्म है, यूनिवर्सिटी रिसर्च फार्म कुंड, ये डोडियाल के पास है जी। ये मार्च का स्टार्ट है और आप देख रहे हैं यहाँ से कि अंगूर का जो, अगर आप इसको जूम करें तो आप ये देख सकते हैं कि अंगूर की जो फोर्ट है वो स्टार्ट हो चुकी है। अंगूर के सिलसिले में जो सबसे पहली बात जो इस सिलसिले में हम ये कर रहे हैं वो है इसकी क्वालिटी। अभी आप अगर पोठोहार में जो अंगूर हैं वो हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब उनका जो कंपटीशन है क्वालिटी वाइज वो बहुत ज़्यादा हो गया। मंडी के अंदर जब आप उसको मार्केट में लेके जाते हैं तो आप ये फील करते हैं कि जब तक आपके फ्रूट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसको आपको प्राइस अच्छे नहीं मिलते, जबकि वो फ्रूट जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है वो बहुत अच्छे प्राइस ले जाता है। तो इस सिलसिले में फार्मर जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं कि इसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। और कुछ फार्मर जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वो डायरेक्ट भी क्वेश्चन करते हैं कि इस पर जो हार्मोन्स का जो इस्तेमाल है, यूज़ है ग्रेप्स के ऊपर, वो कैसे किया जाए। तो इसी सिलसिले में हम जो है आज अंगूर में जो जिब्रेलिक एसिड का स्पेशली हार्मोन्स के लिहाज से जो जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे है उस सिलसिले में जो है हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि फार्मर्स की किसी हद तक जो है वो रहनुमाई हो सके। ये जो जिब्रेलिक एसिड है इसका इस्तेमाल, क्योंकि जो क्वालिटी के लिहाज से हम इसको इस्तेमाल करते हैं अंगूर के लिए, उसका इस्तेमाल अभी से, जिस तरह से मैंने आपको बताया, ये फोर्ट आप देख सकते हैं कि शुरू हो चुकी है। तो इसका जो इस्तेमाल है वो आज तकरीबन ये 8-10 दिन तक शुरू हो जाना है, इसलिए हमने उसको 8-10 दिन पहले, और ये बताने के लिए कम अज़ कम आपकी प्रिपरेशन जो है इस सिलसिले में 8-10 दिन पहले हो जानी चाहिए। तो हम जो आज की वीडियो है उसकी कुछ हम उसको अगर स्प्लिट करें, उसको पार्ट्स में देखें तो ये 4-5 इसके हिस्से बनते हैं, जिसमें से पहला ये है कि जिब्रेलिक एसिड एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज़ जिब्रेलिक एसिड। दैन हम ये देखेंगे कि इसके प्लांट्स में फंक्शंस क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसको फ्रूट्स में, स्पेशली अंगूर में जो है वो कैसे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है। दैन हम ये देखेंगे कि इसकी जो डोज है और इसकी जो टाइमिंग है या इसका जो मेथड है वो किस तरह से होना चाहिए। दैन हम इसको ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस, यानी कौन कौन सी एहतियातें हैं जिब्रेलिक एसिड को यूज़ करते हुए, यानी अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इन द सेंस कि उसकी क्वालिटी मज़ीद ख़राब हो सकती है ग्रेप्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिब्रेलिक एसिड क्या होता है। जिब्रेलिक एसिड एक्चुअली ग्रोथ हार्मोन्स के एक ग्रुप जो इस पौधे को या किसी भी पौधे को बढ़ोतरी देती हैं, ऐसे केमिकल्स के एक ग्रुप जिब्रेलिन से ताल्लुक़ रखता है, जो सबसे पहले एक फंगस से आइसोलेट किया गया, फंगस से लिया गया, जिसका नाम था जिब्रेलिन फ्यूजिकोराई। और इसका अगर आप देखें तो इसका केमिकल फार्मूला जो है दैट इज़ C19H22 and O6, और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है दैट इज़ 346.37 एटॉमिक मास यूनिट जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट है। प्लांट्स के अंदर ये नेचुरली भी पाया जाता है, जैसे प्लांट्स के ये जो लीव्स हैं, इस तरह इसके रूट्स की जो टिप्स हैं उनके अंदर, इसी तरह जो सीड है, जो एम्ब्रियो है, आसान लफ्ज़ों में हम इसको कहते हैं सीड जो होता है, फल के अंदर जो सीड होता है, उसके अंदर भी ये जिब्रेलिक एसिड है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जा सकता है। इसीलिए जब आप अगर डिफ्रेंशिएट करें कि जो सीडेड वैरायटियाँ हमारी ग्रेप्स की, जैसे हम NARC ब्लैक है और इसके साथ साथ कार्डिनल है, इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारी सीडेड वैरायटी हैं, वो सीडलेस वैरायटीज़ की निस्बत जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़े ग्रेप्स होते हैं, उनके बड़े दाने होते हैं। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि उनके अंदर जिब्रेलिक एसिड का नेचुरल सोर्स जो है वो मौजूद होता है, जो कि सीडलेस वैरायटीज़ में कंपैरेटिवली जल्दी मार जाता है, सीड जो है उनका अबॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर जो जिब्रेलिक एसिड की सिंथेसिस है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। तो ये जिब्रेलिक एसिड जो है नेचुरली तो इस तरह मिलता है कि ये आइसोलेट किया गया एक फंगस से, लेकिन आर्टिफिशियली बायोटेक्नोलॉजी के जरिए ये मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ये बनाया जाता है, इनको हम खुर्दबीनी जानदार कहते हैं, उसके जो मुख्तलिफ यूज़ के लिए प्लांट के ऊपर। जहाँ तक ताल्लुक है कि इसके प्लांट्स के अंदर फंक्शंस क्या क्या हैं,
तो इसमें सबसे पहला फंक्शन तो ये है कि ये पौधे के बीज में जो है उसकी खामिदगी को ख़त्म करके उसमें जो पौधे की फोट होती है या पौधा जो उससे उगाव होता है बीज का, उसमें ये हेल्पफुल होता है। दूसरे नंबर पे ये प्लांट्स की डरमेंसी को भी, ख़ामिदगी को भी ख़त्म करता है। उसके साथ साथ ये प्लांट्स की जो रूट्स हैं या शूट्स और रूट्स जो हैं उनको एलोंगेट, लंबा करता है, लंबूतरा करता है। उसके साथ साथ ये फ्लावर की इनिशिएशन यानी फ्लावर्स को भी, फ्लावरिंग में, फूल के खिलाव में भी हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये फ्रूट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी यूज़ होता है। इसके साथ कि ये फ्रूट्स की जो उनमें सीडलेसनेस है, यानी कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें सीड बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें सीड को कम करने के लिए और सीड को ख़त्म करने के लिए भी जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि इसका फलों के अंदर, स्पेशली अंगूर के अंदर इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्वालिटी इससे कैसे इम्प्रूव की जाती है। तो डिकेड से यानी अशरों से जिब्रेलिक एसिड जो है दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहा है फल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। इसमें स्पेशली मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर अगर हम देखें तो उसमें ये स्पेशली चाइना और जापान के अंदर ये जो पेयर हमारी नाशपाती है उसके साइज़ को भी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अंगूर के अंदर स्पेशली ये बहुत ज़्यादा जिब्रेलिक एसिड जो है बाकी किसी भी फल की निस्बत बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है दुनिया भर में। लेकिन फलों के अंदर मैंने सिर्फ बताया कि अमूमन, और अंगूर के अंदर खसूसन इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो और भी बढ़ जाती है विद द थिंग दैट कि इसकी करेक्ट जो क्वांटिटी या मिकदार होती है, प्लस इसका करेक्ट टाइम यानी इसकी सही मिकदार और सही वक्त जो है इसके लिए, जिस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मौजू होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको सही वक्त पे यूज़ नहीं करेंगे तो जो आपका पर्पज़ है इसको यूज़ करने का वो रिवर्स भी हो सकता है, यानी इसकी क्वालिटी या इसकी जो साइज़ है वो दोनों पे बैड इफेक्ट भी पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हमारी कुछ वैराइटीज़ ऐसी हैं जिनमें जो उनका खोशा होता है, जो बंच होता है, गुच्छा होता है, वो बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट होता है। दो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, एक एग्जाम्पल है परलेट की और एक है किंग्स रूबी की। ये दो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट वैराइटीज़ थी। परलेट को इसी वजह से काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म कर दिया गया है कि उसकी कम्पैक्टनेस की वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। परलेट के जहाँ तक ताल्लुक है, परलेट अगर हमारी जो रिकमेंडेड वैराइटीज़ थी, 5 अर्ली रिकमेंडेड वैराइटीज़ जो थी, उनमें सबसे अर्ली वैरायटी थी, यानी सबसे जल्दी पक कर मार्केट में आ जाती थी, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कंपैरेटिवली दूसरी वैराइटीज़ की निस्बत ज़्यादा थी। और अभी भी जो नई वैराइटीज़ मार्केट में आई हैं, कोई भी ऐसी वैरायटी नहीं है जो पकने में परलेट से जल्दी हो। और जल्दी पकाओ वाली वैराइटीज़ होती हैं, जल्दी मार्केट में आने वाली वैराइटीज़ जो होती हैं, उनका फ़ायदा ये होता है कि वो मार्केट की सारी जो अमाउंट है, सारी जो पैसे हैं वो ले जाती हैं। बाकी वैराइटीज़ को ऐसा उतना बेनिफिट नहीं मिल सकता। लेकिन उसमें मैंने सब बताया कि परलेट में ये प्रॉब्लम था कि उसका बंच कम्पैक्ट है। अगर किसी ने देखा हो आप में से, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बंच होता है, बहुत ज़्यादा पैसे देता है, लेकिन जब वो कम्पैक्टनेस की वजह से उसका इंटरनल इन्वायरमेंट जो है उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो उसमें अंदर से वो गुच्छा जो है वो गलाव का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। सेम इज़ द केस विद किंग्स रूबी। किंग्स रूबी किसी हद तक रेजिस्टेंट है, लेकिन खोशा उसका भी काफ़ी हद तक गठा हुआ होता है। तो इस मसले को हल करने के लिए जिब्रेलिक एसिड को अगर इस्तेमाल किया जाए, यानी उसके गुच्छे को ढीला करने के लिए, लूज करने के लिए, तो देन जिब्रेलिक एसिड को इस्तेमाल करने का जो करेक्ट टाइम है, दैट इज़ कि जब इसके जो ये अगर आप इधर फोकस करें तो ये इसके फ्लावर जो है ना, ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। मतलब फ्लावर का जो प्राइमोर्डिया है, जो जिधर से फूल ने खिलना है, वो जगह बन चुकी है। तो अब 8-10 दिन तक इसकी फ्लावरिंग हो जाएगी और फ्लावर्स का ये जो पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, इसका पूरा जो गुच्छा है, वो जब आधा खिल जाएगा, 25 to 50% तक जब उसकी फ्लावरिंग हो जाए, तो उस वक्त दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर द स्प्रे ऑफ जिब्रेलिक एसिड, ताकि हम अंगूर के गुच्छे को जो गठन है, जो उसका कम्पैक्टनेस है, उसको क्या कर सके, कम कर सके। उससे ये गुच्छा दो तरह से कम होगा, दो तरह से बेहतर होगा। एक तो ये होगा कि जो एक्सेसिव बेरीज होंगी, जो ज़्यादा अंडर डेवलप किस्म की बेरीज होंगी या अंडर डेवलप किस्म के फ्लावर्स होंगे, उनको जिब्रेलिक एसिड ड्रॉप करा देगा, जिसकी वजह से उनका जो कम्पैक्टनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। सेकेंडली, जो फ्लावरिंग स्टॉक्स हैं उनको ये लेंथ दे देगा, लेंथी कर देगा, जिसकी वजह से उनका जो आपस में जो स्पेस का कंपटीशन है वो कम से कम हो जाएगा। ये टाइम जो होगा, दैट इज़ द बेस्ट टाइम to mitigate this problem, that is compaction of the bunch. इसके बाद अगर हम दूसरी तरफ देखें,
तो हम आते हैं साइज़ की तरफ, और फार्मर्स जो होते हैं जो आजकल वैराइटीज़ लगा रहे हैं ज़्यादातर, वो इसी उसमें बार बार उनका ये कंसर्न होता है कि हम इसका साइज़ कैसे बड़ा कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो उस वक्त होता है जब फूल का गुच्छा खिल चुका हो, उसमें से फूल गिर चुके हों, और जो फ्रूट है वो लग चुका हो, यानी फ्रूट सेटिंग हो चुकी हो, और फ्रूट का साइज़ जो है वो जो हमारी सोरगम है जिसको हम जवार कहते हैं, जवार के दाने के बराबर जो है वो हो चुका हो। तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम कि हम इसका स्प्रे जो है वो कर सकें। ये पहला स्प्रे जो किया जाता है उसके लिए फल के साइज़ के लिए, उसका टाइम जिस तरह मैंने बताया कि वो जवार के दाने के बराबर जब फल हो जाता है तो हम उस वक्त स्प्रे करते हैं। और जो दूसरा स्प्रे किया जाता है इस मकसद के लिए, वो इस पहले स्प्रे से 7 से 10 दिन के वक्फे से किया जाता है, और इसका रिजल्ट जो है वो जो पहले स्प्रे का रिजल्ट है वो कंपैरेटिवली बेटर होता है एज कम्पेयर टू सेकंड। यानी पहला स्प्रे बेहतर नताइज देता है, दूसरे स्प्रे से एज सच उस तरह से नताइज नहीं आते जिस तरह से पहले स्प्रे, यानी उसका क्योंकि जब पहला स्प्रे किया जाता है तो उस वक्त सेल डिवीजन बहुत फास्ट हो रही होती है, और उस सेल डिवीजन को ये जो जिब्रेलिक एसिड है वो मजीद फास्ट करता है और उसका साइज बहुत बढ़ता है। जबकि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सेल डिवीजन कम होती जाती है और सेकंड स्प्रे एज इफेक्टिव नहीं होता इस तरह पहला होता है। इसलिए पहला स्प्रे जो है उसको फोकस करना, उसकी टाइमिंग का जो बेहतर होना या करेक्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, लेट्स से अगर आप जो है, वैसे तो ये रिकमेंड नहीं किया जाता, अगर आप जिब्रेलिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं सीडेड वैराइटीज़ के ऊपर, जैसे हमारी NARC ब्लैक और जो कार्डिनल हैं, वैसे तो इसको मैं जिस तरह पहले बताया कि इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कोई खास, लेकिन कुछ फार्मर्स जो हैं वो इसको भी यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर आप सीडेड वैराइटीज़ के ऊपर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो देन आपके लिए ज़रूरी है कि एक से ज़्यादा उसके ऊपर स्प्रे ना करें, वरना ये होगा कि क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी सीड मौजूद है, जिब्रेलिक एसिड का सोर्स मौजूद है, एक्सेसिव जिब्रेलिक एसिड जब उसको मिलेगा तो उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने से वो जो दाने होंगे वो फट जाएंगे, क्रैकिंग का शिकार हो जाएंगे। इसलिए अगर आप उसके ऊपर स्प्रे करते हैं तो एक से ज़्यादा स्प्रे ना करें, और इसके साथ साथ दूसरे भी उसके ऊपर साइड इफेक्ट्स आएंगे, जिस तरह हम आगे उसको डिस्कस भी करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके लिए इसका मेथड कौन सा है और इसकी क्वांटिटी, इसकी अमाउंट क्या होनी चाहिए, इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए जिब्रेलिक एसिड की। क्योंकि अगर आप इसकी मिकदार को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो तब भी उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जो हम उसकी प्रिकॉशंस में बताएंगे। तो सबसे पहले ये कि जिब्रेलिक एसिड जब आप सोल्यूशन बनाएंगे तो इसको यूज़ करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज डिपिंग मेथड, कि कुछ लोग इस तरह कहते हैं और करते हैं कि उसका सोल्यूशन बना के जग में या किसी कप में डाल के उसके जो बंचेस होते हैं उनको डिप किया जाता है, उसको उसमें डिप करते हैं। लेकिन ये मेथड जो है, जो कमर्शियल हॉर्टिकल्चर है, जिसको हम बड़े लेवल पे करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इंडिविजुअल बंच को जब आप उसको टारगेट करेंगे, उसको डिप करेंगे, तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, लेबर कंज्यूमिंग, और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ये आपसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी मांगेगा एज कम्पेयर टू दैट। जो दूसरा मेथड यूज़ होता है दैट इज़ कि उसमें स्प्रे के जरिए हम उसको यूज़ करते हैं। स्प्रे के जरिए आप सोल्यूशन डालते हैं और बूम स्प्रेयर्स के जरिए, प्रेशर स्प्रेयर्स के जरिए इसके बंचेस को स्प्रे किया जाता है। उसमें थोड़ा सा इशू ये आता है कि स्प्रे जो है वो सारी तरफ, सारे बेरीज के ऊपर, सारे गुच्छों के ऊपर यकसा नहीं पड़ता। उसमें आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसको यकसा पड़े। बहरहाल काफ़ी सारी बेरीज ऐसी होती हैं जिनके ऊपर नहीं पड़ता, जिसकी वजह से एक बंच के अंदर नॉन यूनिफॉर्म किस्म की बेरीज आ जाती हैं। यानी कुछ बेरीज होंगी वो बहुत बड़ी होंगी और कुछ बेरीज जो हैं वो कंपैरेटिवली छोटी होंगी। ताहम अगर ये फार्मर्स ये समझते हैं कि वो डिपिंग मेथड को फॉलो कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो डिपिंग मेथड जो है वो यूज़ कर लें। अब जहाँ तक ताल्लुक है इसी मिकदार का कि ये कितनी मिकदार में स्प्रे करना चाहिए, तो जिब्रेलिक एसिड की जो करेक्ट मिकदार है, जो करेक्ट अमाउंट है, दैट इज़ 25 से 50 मिलीग्राम फी लीटर के हिसाब से, या फिर 25 से 50 ppm पार्ट पर मिलियन के हिसाब से इसको यूज़ किया जाता है। और ये जो आपको अमाउंट बताई गई है दैट इज़ प्योर जिब्रेलिक एसिड, जो खालस जिब्रेलिक एसिड आपको मिलेगा खालिस, वही आप जो है वो उसकी ये मिकदार है। अगर आप इसका मुख्तलिफ कंपनी से प्रोडक्ट लेते हैं, उसके साथ इनर्ट मटेरियल भी होता है, तो उनकी जो रिकमेंडेड डोज होगी आप उसको फॉलो करें। अब हम आते हैं जी इसकी जो एहतियातें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले ये याद रखें कि अगर मौसम जो है वो अबर आलूद हो, क्लाउडी हो, तो उस सूरत में आप इसके ऊपर जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे वक्ती तौर पर रोक दें, क्योंकि अगर आप उसका स्प्रे जारी रखेंगे
तो ये जो होगा ज़्यादा फूलों के गिराव का सबब बनेगा एज़ कम्पेयर टू कि जब आप उसको नॉर्मल कंडीशन में करते हैं तो उसकी ज़्यादा थिनिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी यील्ड इफेक्ट हो सकती है। सेकेंडली, जब ये खोशे के फूल मुकम्मल 100% फूल चुके हों तो उस वक्त भी इसके ऊपर स्प्रे ना करें, वरना ये एक्सेसिव थिनिंग का बाइस बनेगा। थर्डली ये कि जिब्रेलिक एसिड उसी सूरत में कारगर साबित होगा जब इसके बाकी न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिशन जो है वो पूरी है। अगर बाकी न्यूट्रिशन पूरी ना हो तो उस सूरत में जिब्रेलिक एसिड आपके लिए प्रॉपर काम फंक्शन नहीं करेगा। फोर्थली ये कि आप जिब्रेलिक एसिड को अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उस सूरत में वो जो इसका टेस्ट है उसको ख़राब कर देगा, अंगूर का टेस्ट ख़राब कर देगा, जिसकी वजह से मंडी में आपको प्राइस नहीं मिलेगी। उसके अलावा ये कि जिब्रेलिक एसिड अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये जो बर्ड की फर्टिलिटी है, यानी यहाँ से खोशे निकलने की जो इसकी इस्तेदाद या ताकत है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट ये कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा जी कि ये जो शाखें हैं, 1 साल पुरानी शाख जो होगी ये पुख्ता नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से ये सर्दियों के अंदर कोरे का शिकार भी हो सकती हैं। इसके अलावा नापुख्ता शाखें जो होंगी ये आपको अच्छी नर्सरी नहीं बनाएंगी। पाकिस्तान में कोई ऐसी फैसिलिटीज अभी तक नहीं आई जिससे नापुख्ता शाखों की नर्सरी बनाई जा सके, इसलिए ये शाखें, कच्ची शाखें आपकी जो होंगी वो नापुख्ती का जो अच्छी नर्सरी जो है वो आपको नहीं देंगी। फिर ये कि कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने बताया कि हम रिकमेंड ये करते हैं कि 2 से ज़्यादा स्प्रे ना करें, लेकिन वो कंटिन्यू रखते हैं उसको, वो मज़ीद इस लालच में कि वो साइज़ मज़ीद बढ़ेगा। तो मैंने इस तरह बताया कि पहले के बाद दूसरे का इफेक्ट जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। इस तरह अगर आप तीसरा स्प्रे करते हैं तो उसका इफेक्ट मज़ीद कम हो जाएगा, लेकिन कुछ फार्मर्स इसको कंटिन्यू रखते हैं तो उनके लिए ये रिकमेंडेशन है। पहले तो मैंने बताया कि 2 से ज़्यादा इसको ना करें, लेकिन उनके लिए रिकमेंडेशन ये है कि अगर वो इसको इवन कंटिन्यू भी रखते हैं तो देन उसको जो उसका हार्वेस्ट पीरियड है, यानी जब उसने उसको बर्दाश्त करना है फल को, उससे 1 माह पहले उसका स्प्रे ख़त्म कर दें, ताकि जो रेजिडुअल इफेक्ट्स है, जो केमिकल का उसकी सतह के ऊपर मौजूद होना होगा वो उस वक्त तक ख़त्म हो जाए जब तक फल मार्केट में आता है, और इससे इंसानी ज़िंदगी पर कोई इसके जो मुज़र असरात हैं वो कम से कम हो जाए। नेक्स्ट ये कि अगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा स्प्रे करेंगे तो जो फल होगा उसका पकने की जो टाइम होगा वो लेट हो जाएगा, और लेट पकने से वो मंडी में जो होगा उसके आपको प्राइसेस अच्छे नहीं मिलेंगे। फिर नेक्स्ट ये कि जो कलर वैराइटीज़ हैं, अगर आप जिब्रेलिक एसिड उन पर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कलर वैराइटी में अच्छा कलर डेवलप नहीं होगा। उसके साथ साथ कि अगर आप ग्रेप्स को मुख्तलिफ मंडियों में, इंटरनेशनल मंडियों में भी लेके जाते हैं तो कुछ लोग जिब्रेलिक एसिड के ख़िलाफ़ उनके कंसर्न्स हैं, उनके वो इसको अच्छा नहीं समझते। तो आप जब इसको इंटरनेशनल मंडी में लेके जाएंगे तो आपने उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है कि अगर वो जिब्रेलिक एसिड को रिकमेंड करते हैं या नहीं करते, या कितना रिकमेंड करते हैं, आपने उस चीज़ को फॉलो करना है। तो इस तरह से ये जो स्प्रे होगा ये आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, वरना अगर आप इसके अगेंस्ट चलेंगे तो ये प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। ठीक है जी, इट्स ओके।